जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र, उधर ठीक। आप कैसे? हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। जी जी, अभी आई है। हाँ जी, आप कैसे हैं? ठीक है। आगे बंदे बंदे सारे अपडेट हो गए। नहीं, अभी मैं 3 लोग आए हैं। प्रैक्टिस की है आज के नहीं, ये दोबारा फिर? नहीं, आज अभी तक तो नहीं नहीं। टाइम मिला है। आज के बाद करेंगे। ला पूछेगा आपको। पहुँचे पहुँचे 9, शायद पौने 9 बजे घर से घर पहुँचे। लेट हो गया रास्ते में। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपका माइक दूर है या आप लैपटॉप से कहीं दूर बैठे हैं? नहीं, बाइक तो मेरे पास ही है। अब ठीक आ रही? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ। मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि टाइम तो हो गया। तेरा ऑफ है। नहीं नहीं नहीं, तो किस नाम से? जी उमैर साहब, आज शुरू करें फिर। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। सॉरी यार, रोज ही भूल जाता हूँ। कर दिया, आप चेक कर ले। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? जी जी, स्क्रीन विजिबल है। जी आ रही है। अच्छा। कल हम सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस देख रहे थे, उसमें
कोटेशन हमने जो बनाई थी उसमें एक क्यूरी थी आप में से किसी की कि इसका वो जो आउटपुट है वो देखने की। यहाँ से आप अगर इसका स्क्रीन है आपकी डिस्प्ले कोटेशन की, इसको हम यहाँ से मेन्यू से इशू आउटपुट टू चूज करते हैं। ये आउटपुट अटैच्ड है, यहाँ से हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये वो एक जेनेरिक प्रिंट आउट आप में से कल को कह रहा था कि वो जो है ना वो जेनेरिक वाला दिखा दें, तो ये वो इस तरह का जेनेरिक एक निकल आएगा। बाकी जो कंपनी स्पेसिफिक अपना फॉर्मेट बनाती हैं वो फिर उसी को वो अटैच यहाँ हो जाता है और उसी का फिर प्रिंट आउट निकल आता है सेम डाटा के साथ। सर हाँ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। ये एक दफा रिपीट कर दें तो ये मैं थोड़ी कर सी देता बाद में हूँ। अच्छा, ये हम लास्ट टाइम एक क्यूरी थी कोटेशन बनाते हुए कि वो हमारी स्लाइड्स में एक प्रिंट आउट का फॉर्मेट आ रहा था, वो अगर हम जेनेरिक देखना चाहें तो वो यहाँ से आप बैकवर्ड में चला जाता हूँ। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर सेल्स के अंदर कोटेशन में डिस्प्ले किया कोटेशन को। कोटेशन जो कल हमने बनाई थी वही सेम यहाँ पे आ गई लास्ट टाइम वाली। उसको अब हमने आउटपुट देखनी है तो सेल्स डॉक्यूमेंट में जाके इशू आउटपुट टू करेंगे। यहाँ से आउटपुट चूज कर लिया और हम इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। ये जो हमने कल कोटेशन बनाई है उसका एक जेनेरिक स्टैंडर्ड जो लेआउट है वो यहाँ पे आ गया। मैंने कल भी बताया कि कंपनी स्पेसिफिक अपने उनके लोगो और फॉर्मेट्स के साथ जो बनाएंगे वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसको भी इसी तरह से प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट पार्टी। ये एक लेआउट ठीक है जी। जी ठीक है। ठीक हो गया। कल हमने ये सेल्स ऑर्डर का एक प्रोसेस देखा था जिसमें प्री सेल्स एक्टिविटी से शुरू किया था और हमने फिर कस्टमर इंक्वायरी और उसके रेफरेंस से फिर कस्टमर की कोटेशन लगाई है। फिर उसी के रेफरेंस से हमने सेल ऑर्डर का एंट्री का फेज किया है। इसके दौरान हमने फिर मटेरियल की अवेलेबिलिटी चेक किया और इसकी कंडीशंस वगैरह जो मेंशन थी वो देखी हैं। फिर इसमें जो डिस्काउंट्स वगैरह असाइन किए हैं मटेरियल लेवल पे भी किए हैं और उसको हेड लेवल पे भी किए हैं, वो सारा कुछ करके अब हम इसके ऑर्डर जो प्रोसेस है इसका नेक्स्ट फेज की तरफ आज जाते हैं। इसमें फिर हमने डिलीवरी की स्केजुलिंग का भी सारा देख लिया था। आज हम करेंगे शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो इसका सेक्शन होता है। शिपिंग के अंदर बेसिक इसका जो थीम वो ये है कि आपने एक सेल ऑर्डर क्रिएट कर लिया है। अब आपने ऑर्डर की जो नेक्स्ट स्टेज है कि आपने इसके रेफरेंस में अब डिस्पैच करना है, तो आप सिस्टम के अंदर एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, ये भी विद रेफरेंस टू सेल ऑर्डर क्रिएट होता है। ये अब आप इसको आप देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स की ना पूरी एक सीक्वेंस में चेन बनती है और ये डॉक्यूमेंट का फ्लो जो है आपको एट एनी गिवन स्टेज अवेलेबल होता है। इस डॉक्यूमेंट ये क्या करेगा क्या कि इसके अंदर पे अब सब प्रोसेसेस क्या हैं कि आपके डिलीवरी डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर आपकी किस लोकेशन से पिक करना है, उसको पैक करना है और फिर फाइनली पोस्ट गुड इश्यू या पीजीआई करना है। अब इसके ये जो स्टेप्स हैं इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स हैं वो मटेरियल्स मैनेजमेंट है। ज़ाहिर है सारा आपका मटेरियल और स्टॉक की मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हो रही है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट।
फिर एडिशनली अगर आपके पास वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेड है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा कि आपने अपने वेयर हाउस से किस तरह मूवमेंट करनी है, जो कि फाइनली फिर आपने पिक पैक करके तो चीज़ को गुड इश्यूएंस करनी है और आपकी इन्वेंटरी से आउट करना है। और पैरेलली इसके अंदर एफआई मॉड्यूल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपकी किसी भी तरह की कोई मटेरियल की मूवमेंट होती है और या इसके बाद कोई रिसीवेबल वगैरह की बुकिंग होती है, सारे स्टेजेस के अंदर पैरेलल एक फाइनेंशियल का डॉक्यूमेंट भी जनरेट होता है, जो कि हम साथ इसका वो भी देखेंगे। ये अगर आप एक शिपिंग का ओवरऑल सिनेरियो देखें तो आपके अंदर मल्टीपल इसमें ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं कि आपके पास मल्टीपल सेल ऑर्डर्स हैं, उनकी पार्टी सेम है, उनकी बाकी पर्टिकुलर सेम है, तो आप उनकी एक डिलीवरी कंबाइंड भी बना सकते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर कॉम्बिनेशन। सेकंड ऑप्शन इसमें होता है कि आपके पास सेल ऑर्डर एक ही है, लेकिन वो सारा एक ही गो में आप डिलीवर नहीं कर रहे। आप उसको अ, एक एक ऑर्डर के रेफरेंस में पार्शियल डिलीवरीज़ बना रहे हैं, तो ये पार्शियल डिलीवरी का सिनेरियो होता है। और लास्ट होता है कि ज जो सेल ऑर्डर बनाया है उसको पूरा का पूरा डिलीवर कर दिया है, कंप्लीट डिलीवरी। ठीक है जी। इसमें अब ये जो शिपिंग का फेज़ है, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट हम लेके चलेंगे वो है डिलीवरी डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करना है। इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं कल वाली प्लेस से। ये जी हमारा स्टार्टिंग द डिलीवरी प्रोसेस, इस पे चलते हैं। तो मेन्यू से साथ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम गए हैं सेल्स में। अब नेक्स्ट फेज़ के लिए सेल्स के बाद है शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में आउटबाउंड डिलीवरी। तो हमने डिलीवरी डॉक्यूमेंट की बात की, तो ये जो हम क्योंकि अ, अपने प्रेमिसेस से मटेरियल या प्रोडक्ट्स को आउट कर रहे हैं, तो ये जो डिलीवरी होगी इसको आउटबाउंड डिलीवरी कहते हैं। इन अदर सेंस जो आपके पास आपके प्रेमिसेस में चीज़ प्रोक्योर होके आ रही हो, उसके लिए वो इनबाउंड डिलीवरी की टर्म यूज़ होती है। यहाँ से क्रिएट सिंगल डॉक्यूमेंट विद रेफरेंस टू सेल ऑर्डर। यहाँ पे हम शिपिंग पॉइंट MI00 ऑर्डर हमारा 999। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जैसे से कल हमने सर्च किया था वैसे हम इसको कर सकते हैं। कस्टमर रेफरेंस रेफरेंस डेट। इसमें अब डिफॉल्ट में ट्रांजैक्शन ग्रुप लगा हुआ था 2, जो कि कोटेशन का होता है, इसलिए हमारे पास कोटेशन का नंबर आ गया था। मैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर सेल ऑर्डर चाहिए, तो हम यहाँ से चेंज करते हैं और ये वही हमारा कल वाला नंबर आ गया 229।
अगर आपको पैसे अवेलेबल ना हो तो इसको आप सर्च आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इंटरसेक्शन एट 1 वीक फ्रॉम टुडे। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम एटीन है तो हम इसको 1 वीक नेक्स्ट 25 कर देते हैं और इसको प्रेस करते हैं। ये हमारे पास आउटबाउंड डिलीवरी विद रेफरेंस टू जो सेल ऑर्डर डाटा था वो क्रिएट होगी। इसमें से शिप टू पार्टी भी पिक होगी है। आपके जो मटेरियल्स दो इन्वॉल्व थे वो भी दोनों आ गए और अच्छा, मेरा जितनी एक सवाल है हाँ जी। यहाँ पे कि इसमें हम बैक डेट और फ्यूचर डेट दोनों में ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं? जैसे हम आज 18 में बैठे हैं और ये हम 23 डेट हमने प्लान की है इसकी या 25 की है। हाँ जी, तो वैसे तो नॉर्मल फ्लो होता है कि आपने ये या आज की डेट में है या फ्यूचर डेट में है, लेकिन आपकी कोई प्रीवियस एंट्री पेंडिंग हो और स्टॉक आपके पास स्टोरेज लोकेशन पे अवेलेबल हो तो आप बैक डेट की भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कल इसकी कह सकता हूँ कि अभी हमारे यहाँ आशूरा की छुट्टियां आई हैं 2, लेकिन मिल तो चल रही थी और आपकी सेल भी हो रही थी। आज उस बंदे ने आगे एंट्रीज करनी है, तो आप देखें वो डिलीवरी जो है ना, उस दिन बंदा मौजूद नहीं होगा तो वो एंट्रीज आज बैठ के पिछली डेट में करेगा, इसलिए ये अलाउ है वैसे इसके अंदर। अगर इसमें ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि हम उसके ऊपर हमारा बैक डेट में भी कितनी देर तक अलाउड होता है? कि समटाइम्स होता है कि हमने एक दिन 24 आवर 48 आवर इस तरह करके अलाउड किया था ताकि वो फिर भी कोई ना कोई रहे, क्योंकि हमारा अगर मंथली पीरियड क्लोज हो रहा है तो उससे पिछले पीरियड में जाके एंट्री करेंगे तो वो तो हमारे जो रिपोर्टेड एलिमेंट हैं वो सारे तो हाँ जी, डिस्टर्ब इसमें हो ना जाएंगे। हमने यहाँ हम्म, पे ऑर्डर को एक एप्लीकेशन दी हुई है जो कि उसमें वो नंबर ऑफ डेज डाल देते हैं कि ये पीछे कितने दिन एंट्री कर सकता है। उसमें एक दिन सही वैसे है। अलावा है। ठीक है, ठीक जैसे ये है। अशूरा की छुट्टियां आई तो आज उन्होंने 3 दिन अलाउ कर दिए उन्हें, सही है। ताकि मंडे ट्यूसडे और वेंसडे उसकी वो एंट्रीज कर सके। मतलब ओपन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ओपन नहीं, ओपन नहीं। सही है। ठीक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें से जो हमारे पास पिकिंग के टैब में हम आएंगे। पिकिंग के टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल आ रही हैं। ये हमने मैं दोबारा कर देता हूँ। ये हमने यहाँ से एक लाइन आइटम चूज की है और इसकी आइटम डिटेल्स में चले गए। यहाँ पे पिकिंग टैब के अंदर डाटा कुछ आपको नजर आ रहा है। हम्म, और ये हमारी जो डिलीवरी हमने सेव करके क्रिएट कर दी है, ये 8 का 185। इसको हम यहाँ से दोबारा डिस्प्ले भी कर देते हैं। अच्छा उमैर साहब, आपने ये ओवर आर आपने एसओ से तो ले लिया, ये ना एसओ के रेफरेंस से हम डिलीवरी बना रहे हैं। फॉर जी एग्जांपल जी। इसमें जितनी आइटम्स है, जितनी आइटम्स की हम डिलीवरी करनी है, हाँ अगर जी। वहाँ पे वो बारकोड वगैरह लग रहे हैं तो फिर हम एक एक आइटम वो मतलब किस लोकेशन से जा रहा है, मतलब अगर हम्म। स्टोर एक से ज्यादा है, 10-12 स्टोर है, उसमें किस स्टोर में से जाना है, कौन हाँ कौन सी जी। आइटम जानी है बारकोड की, तो वो भी इधर डिलीवरी की स्टेज पे आएगा कि कौन कौन सी आइटम जा रही है, कैसे सिलेक्ट होंगी फिर वो।
हाँ जी, ये यहाँ पे अभी हमने जो स्टेप 1 किया है, इसके अंदर हमने अभी पिक नहीं किया। जब पिक करते हैं साथ ही यहाँ पे ये स्टोरेज लोकेशन की फील्ड है वो भी देते हैं। अभी हमने वो नहीं दी। अभी हमने सिर्फ डिलीवरी बना के सेव किया है कि ये हमने फर्स्ट स्टेज है, अभी हमने डिलीवरी बनाई है। इससे तो आगे इसमें अब जो हमने बार जब कोड है वो भी आ जाएंगे? जो आपके बार कोड होते हैं ना, बेसिकली बार कोड को रीडिंग के लिए आपने कोई इसकी ऐप बनाई होगी जिस जो इसके साथ लिंक हो जाती है, और फिर उसके साथ रेफरेंस में यहाँ से वैल्यू पिक हो जाती है। ओके ओके। हाँ। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट है, हम इसका स्टॉक स्टेटस चेक कर लेते हैं। मेन्यू बार से हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इसका स्टॉक का ओवरव्यू है। हमारे पास 95 स्टॉक अवेलेबल है। इसको हमने कल भी डिटेल डिस्प्ले के साथ भी देख लिया था। यहाँ से 95 हमारे पास अवेलेबल है, और 15 ऑलरेडी स्केड्यूल फॉर डिलीवरी है। ये इसका पूरा स्टेटस है, और किसी स्टेटस के ऊपर मटेरियल नहीं बढ़ा हुआ। और हमारे पास सेकंड आइटम जो है, ये जो आप अभी क्वेश्चन भी कर रहे थे, अभी मटेरियल हमारे पास 78 प्रेजेंट है, और इसमें आप देखें तो ये MI00 प्लांट के ऊपर लोकेशन, जो सो लोकेशन है वो FG00 फिनिश गुड्स की लोकेशन है, जहाँ पे हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल है, जहाँ से हम इसको पिक कर सकते हैं। सिमिलर जिस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हमने डिटेल डिस्प्ले भी इसका दिखा दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पिकिंग मटेरियल्स ऑन डिलीवरी नोट। यहाँ से हम डायरेक्टली भी चेंज पे जा सकते हैं डिस्प्ले से, लेकिन अगर आप इसको मेन्यू फॉलो करना चाहें तो क्रिएट के बाद यहाँ से चेंज है, उसमें सिंगल डॉक्यूमेंट चेंज देते हैं। नंबर हमारा ऑलरेडी लास्ट यूजर है, वही लगा हुआ है। यहाँ से अब पिकिंग के टैब में हम लोकेशन जिस तरह अभी देख के हैं, स्टॉक स्टेटस के अंदर FG00 लोकेशन में स्टॉक पड़ा हुआ है, और हम पिक क्वांटिटी 5 और 2 जिस तरह से हमारे पास ऑलरेडी आई है वही हम कर देते हैं। और इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। पहले डिलीवरी क्रिएट की है, अब हमने इसको
पिकिंग के लिए स्टोरेज लोकेशन और उसकी पिकिंग क्वांटिटी प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, इसका स्टेप है पोस्ट गुड्स इशू का। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपका ये इन्वेंट्री से गुड्स इशू हो जाएंगे। दोबारा से हम चेंज मोड में जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ रहा है पोस्ट गुड्स इशू का। इसको हमने जस्ट ये जो ऑथराइज पर्सन है इसका पोस्ट गुड्स इशू का बटन प्रेस करेगा और यहाँ से आपकी जो इन्वेंट्री जो पहले स्केड्यूल फॉर डिलीवरी थी, अब इसके बाद हम जब अपना स्टॉक स्टेटस चेक करेंगे तो वो अपडेट हो चुका होगा। ये 78 पहले हम देख के गए थे, अब इस वक्त वो 2 क्वांटिटीज की पोस्ट गुड इशू कर दी है, तो अब 76 रह गए। सिमिलरली जो सेकंड मटेरियल था वो 95 थे, उसकी 5 क्वांटिटी हमने इशू कर दी है, तो अब ये 90 यहाँ पे रह गए। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पहले हमारे पास 95 ओवरऑल क्वांटिटी आ रही थी और आ रहा था 15 आ रही थी स्केड्यूल फॉर डिलीवरी। अब वो स्टॉक में से 5 क्वांटिटी लेस होगी और स्केड्यूल फॉर डिलीवरी जो है वो अब गुड्स इशू हो गई हैं, तो यहाँ से भी वो 5 लेस हो गई हैं। क्या वो स्केड्यूल नहीं रही, अब वो पोस्ट गुड्स इशूड या यहाँ से गुड्स इशुएंस का फेज क्रॉस कर गई है, तो अब वो 5 यहाँ से भी निकल गई हैं, अब स्केड्यूलिंग से खत्म होगी। ये हमारा थी आउटबाउंड डिलीवरी का फेज था। अब इसमें अगर आप देखें जो भी हमने स्टेप्स फॉर्म किए हैं, यहाँ डिलीवरी क्रिएशन में क्या करेगा कि आपके ऑर्डर को चेक करेगा और उसके अंदर जितनी इन्वॉल्व मटेरियल्स हैं, ताकि वो उसकी डिलीवरी क्रिएट की जा सके, उसको डिलीवरी की कंप्लीटनेस चेक होती है, जो भी इसमें रिक्वायर्ड डाटा है वो अवेलेबल हो, तब आपकी डिलीवरी स्मूथली चली जाती है। इसको अगर आप डिलीवरी को चाहें कि अभी नहीं प्रोसेस करना, तो आप इसको ब्लॉक भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर हेडर में जाते हैं, हेडर में हम जाते हैं, यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि इसको हमने ड्यू टू एनी रीजन इसको होल्ड करना है, जाने नहीं देना, तो आप इसको यहाँ पे डिलीवरी ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ये डायरेक्टली अगले फेजेस इसके वो कंप्लीट नहीं होंगे, ना इसकी इश्योरेंस करने देगा जब तक आपका ये ब्लॉक रिमूव नहीं होगा। तो ये ब्लॉकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं इन केस के आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है कि टू होल्ड या ब्लॉक दैट डिलीवरी। इसमें जो बैकएंड पे जिस तरह से हम कल देख रहे थे मटेरियल अवेलेबिलिटी का चेक, तो बैकएंड पे इसकी स्टॉक की कंफर्म करके उसके बाद ही उसकी गुड्स इश्योरेंस फॉर्म हो सकती है। इन केस आपके पास स्टॉक अवेलेबल ना हो, तो ये आपका इश्योरेंस का स्टेज होल्ड रहता है जब तक कि आपका स्टॉक अवेलेबल नहीं हो जाता। स्क्रीन पे आपको वेट वॉल्यूम नजर आ रहा है और आपको स्केजुलिंग चेक हो गई है। फिर आपने अगर पार्शियल डिलीवरी करनी, वो भी इसमें कंसिडर हो जाएगा। आपकी पिकिंग लोकेशन भी डल गई है और आपका सेल ऑर्डर अपडेट ही अभी हम देख लेते हैं इसके सेल ऑर्डर में अपडेट किस तरह से गई है। और फिर इसके बाद अगर आपका कहीं बैच मैनेजमेंट वगैरह हो तो वो भी इसमें नजर आ जाती है। इसके अगर हम यहाँ से फ्लो देखें,
तो ये हर स्टेज के ऊपर आपका जो डॉक्यूमेंट फ्लो है ये अपडेट हो रहा होता है। ये कल वाला ही हमारा डॉक्यूमेंट का फ्लो चल रहा है। इंक्वायरी बनी थी, फिर उसके रेफरेंस में कोटेशन बनी है, फिर ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बना था जो कल बनाई थी। ये आउटबाउंड डिलीवरी के रेफरेंस में हमने पिकिंग की है, पिकिंग रिक्वेस्ट बनी है, फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर गुड्स इशू इसकी कर दी है। तो ये जो पीजीआई का स्टेप है उसका भी एक डॉक्यूमेंट है। ये जो आपका पीजीआई का स्टेप हुआ है इसके अंदर मटेरियल इशुएंस का जो फेज है वो हो गया है। इसको अगर आप देखना चाहें तो ये जो गुड डिस्टेंस का डॉक्यूमेंट है इसके साथ मैंने बताया था आपको कि पैरेलल काउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो रहा है। ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है। रेफरेंस टू 5 क्वांटिटी थी, रेफरेंस टू कॉस्ट उसके 7,000 की जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है वो क्रेडिट हो गई है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 7,000 से डेबिट हो गई है। सिमिलरली जो सेकंड लाइन आइटम थी जो 2 क्वांटिटी थी वो भी उसी रेफरेंस से यहाँ पे अपडेट होगी। ये आपका एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट मटेरियल के मूवमेंट के अगेंस्ट पोस्ट होगा। हम वापस आ जाते हैं, हमारा यहाँ तक का डॉक्यूमेंट फ्लो है और इसको सारी मूवमेंट से आपका सेल ऑर्डर का फ्लो भी अपडेट हो रहा है। आपका डिलीवरी डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली आपका आफ्टर सेल ऑर्डर क्रिएशन आपका डिलीवरी प्रोसेस इनिशिएट करता है। इसके अंदर भी हमने जो स्टेप्स देखे हैं, पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग और पोस्ट गुड्स इशू, ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। चेंजेस टू डिलीवरी आर अलाउबल। आप इसके इस स्टेज के ऊपर चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी और प्रोडक्ट, लेकिन ये हमारी कंपनी नीड्स के ऊपर है कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ऑर्डर से हट के कोई मटेरियल इसमें ना लगे। ये एज पर नीड ऑफ द कंपनी ये भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो लग जाते हैं। क्वांटिटी हमने पहले ही देखा है कि पार्शियल डिलीवरी भी हो सकती है, तो अब जरूरी नहीं है कि जिस तरह के ऑर्डर पे 5 और 2 क्वांटिटीज रेफर हुई हैं तो हम वो ही करें। हम उसको 2 गो में भी कर सकते हैं या 3 गो में भी कर सकते हैं। ये जिस जिस तरह से हमारे पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी होती है, जिस तरह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस जिस तरह उसको अवेलेबल होना चाहिए। पिकिंग के अंदर क्वांटिटीज मेंशन कर देते हैं हम कि इस डिस्पैच के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी, और डेट डिफॉल्ट में हमारे पास आ जाती है। हमने जैसे डिलीवरी क्रिएट की थी तो हमने ने देखा था कि हमने स्टडी के मुताबिक 1 वीक का टाइम दिया था जो उसकी स्केजलिंग के लिए। अब ऑटोमेटेड स्टोर लोकेशन असाइनमेंट, ये इसमें अगर अभी जिस तरह हमने स्टोर लोकेशन पिक की है तो इसमें अगर आपके सर्टन रूल्स हों जिनकी बेस के ऊपर आप स्टोर लोकेशन की असाइनमेंट कराना चाहें तो वो भी हो सकती है। और कोई किसी लॉट नंबर वगैरह की ट्रैकिंग हो या बैच मैनेजमेंट तो वो भी इसमें अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साथ आप वेयर हाउस अगर आपके पास इम्प्लीमेंटेड है तो वो भी इसके साथ फुली इंटीग्रेटेड। लोडिंग एंड पैकिंग के अंदर क्या है कि आपकी जो पैकेजिंग है वो फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स वो इसमें मेंशन होती है। आप इसमें से रिटर्नेबल पैकेजिंग अगर कोई है तो वो भी साथ इसी सेट के साथ साइन हो जाती है। और कोई कंटेनर जिसमें पर्टिकुलर आप यूज कर रहे हैं वो सारा कुछ इसमें बता देते हैं। इसको अगर हम आप देखना चाहें इस चीज को तो यहाँ आपके पास एक बटन आ रहा होता है, ये ऑप्शनल है। अगर आप की रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी की तो इसको यूटिलाइज करते हैं, और अदरवाइज इसके बगैर भी आप
कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पैकिंग करने के लिए बेसिकली आपकी एक साथ नोड इंटीग्रेट हो जाता है, जो कि इसको हैंडलिंग यूनिट मैनेजमेंट कहते हैं। अगर ये किसी के पास इम्प्लीमेंटेड हो तो फिर आपकी यहाँ से वो पैकिंग की सारी डिटेल्स भी यहीं से मेंशन हो जाती हैं। नेक्स्ट गुड्स इशू हमने किया है। यहाँ पे क्या है कि आपकी लीगल चेंज हो जाती है ओनरशिप, प्रोडक्ट की ओनरशिप में। ये वो स्टेज है जहाँ से आपकी इन्वेंट्री आपके प्रेमिसेस आउट हो जाती है सिस्टम से भी, और इससे सिग्नल करता है कि अब ये जो है वो सेलर का प्रेमिसेस छोड़ दिया है। और अब ये आपकी डिपेंड करता है आपकी इनको टर्म्स पे, आपकी वो एक्स वर्क्स है या जिस तरह कल हमने पूरी एक लिस्ट देखी थी, और उसकी बेस के ऊपर है कि आपकी ओनरशिप अभी सेलर की है या कि कस्टमर की हो गई है, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स। अब इसमें जो हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, उसमें इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो उसमें एडिशन हो गई है। और जिस तरह पहले बताया कि ऑटोमेटिकली आपका जीएल अकाउंट्स अपडेट हो जाते हैं जैसे ही आपकी यहाँ से गुड्स इश्यूएंस पोस्ट होती है, और इस के साथ ही आपका शिपिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, और आपके जितने जो शिपिंग डॉक्यूमेंट का स्टेटस अपडेट हो जाता है कि यहाँ से पोस्ट गुड्स इशूड हो गया, उसके अगेंस्ट मटेरियल डॉक्यूमेंट भी डल गया और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी आपका डल गया। नेक्स्ट इसके बाद अब जो सिस्टम के फ्लो का स्टेज है, तो अगर आप हम बैकवर्ड्स मेन पिक्चर पे आ जाते हैं, सेल ऑर्डर साइकिल जो हम देख रहे थे, यहाँ से अगर देखें तो हमने ये चेकिंग अवेलेबिलिटी, पिकिंग मटेरियल्स कर दिया, पैक कर दिया, पीजीआई कर दिया। पीजीआई के बाद अब इनवाइसिंग टू कस्टमर का स्टेज रहता है और रिसीट ऑफ कस्टमर पेमेंट किया। अभी हम फिर जो पहला कस्टमर इनवाइस का स्टेज है वो देख लेते हैं, जो इसकी बिलिंग होगी। बिलिंग डॉक्यूमेंट का भी उसी तरह से है कि विद रेफरेंस टू सेल ऑर्डर भी बन जाता है और डिलीवरी डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आप किस तरह से चल रहे हैं, कि आपका ऑर्डर बेस्ड बिलिंग है या कि आपकी डिलीवरी बेस्ड बिलिंग है। दोनों चीज़ों को एसएपी सपोर्ट करता है। बिलिंग प्रोसेस में का जो आउटपुट है कि आपकी एक कस्टमर इनवॉइस जनरेट हो जाती है, और इससे आपका जो आपका क्रेडिट का स्टेटस है वो भी अपडेट हो जाता है कि इतना रिसीवेबल आपके स्टैंड हो जाता है विद इस कस्टमर के अगेंस्ट। और इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट डलेगा ये अभी हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इधर वापस आते हैं, फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम क्रिएट इनवॉइस फॉर कस्टमर का फेस करते हैं। अब हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बिलिंग के फेज में जाते हैं। सेल्स, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं बिलिंग, बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट। ये हमारे पास बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट की स्क्रीन आ गई है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस हैं। जिस तरह से अभी हम पहले गए थे बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट में डायरेक्टली भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम केस स्टडी को फॉलो करते हैं तो आपने पहले इसकी वो पोजीशन देखनी है कि मेरे पास इस वक्त ड्यू कौन सी हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो हम यूज कर रहे हैं यूएस ईस्ट, वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और जो सोल्ड टू पार्टी है सर्च कर लेते मैं सर ये सेल ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या डाला है, दोबारा बताइएगा। हैं। ये मैं बता देता हूँ। ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है UE00। ये हम सारे अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो इसी के ऊपर कर रहे हैं फ्रॉम केस स्टडी। इसका नाम है यूएस ईस्ट।
ठीक है, वो जो हमें कॉलेज रीजन, ठीक है यूएस। हाँ जी, ये वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जिसके ऊपर हम सारा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। सोल्ड पार्टी को हम सर्च कर लेते हैं, जैसे कल हम कर रहे थे। चलिए, हमने दो इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट है वो डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे बटन है डिस्प्ले बिलिंग लिस्ट का। तो ये आप देख रहे हैं, हमने जो डिलीवरी बनाई है उसका डाटा आ गया कि इसकी इसकी आप बिलिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले बिलिंग लिस्ट में हमारी बिलिंग डॉक्यूमेंट आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट हम लाइन चूज करते हैं। फोल्ड में लाइन सिलेक्टेड है और यहाँ से इंडिविजुअल बिलिंग डॉक्यूमेंट हमने प्रेस कर दी। तो यहाँ से आप देखेंगे वो उसी आउटबाउंड के रेफरेंस में ये एक इनवाइस डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अभी इसका नंबर असाइन नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको भी सेव नहीं किया। ठीक है, यहीं से इसको अगर हम सेव का बटन प्रेस करते हैं तो हमारी इनवाइस क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, मैं साहब, आपने जो लास्ट पेज से ये इनवाइस पे आए हैं, उस पे और ऑप्शंस भी थे 3 4, वो क्या है ये नीचे? हाँ, ये जो नीचे, हाँ सिमुलेशन जी। है नीचे। हाँ हाँ जी। हाँ जी, ये बस सिमुलेशन है कि आपने बनानी नहीं है, सिर्फ सिमुलेट करना है। ये वो ऑप्शन है। कलेक्टिव है कि आपके पास मल्टीपल हैं, आपने उनको चाह रहे हैं कि इकट्ठी बन जाए, तो वहाँ वो ये फिर बटन प्रेस कर देंगे। अभी हमारे पास क्योंकि हमने एक क्रिएट की है, उसका इंडिविजुअल हमने बिलिंग डॉक्यूमेंट बना लिया। ये एज पर नीड आपके, क्योंकि अब जब एक रनिंग में काम हो रहा था तो डेली की बहुत सारी इनवाइसेस होती हैं, तो वो फिर यहाँ से कलेक्टिव बिलिंग भी हो जाती है, जिनकी मिला के आपने इनवाइसेस बनानी हो डिलीवरीज की। अच्छा, हम एक एक डिलीवरी की एक से ज्यादा इनवाइस भी बना सकते हैं, जो 5 6 इनवाइस नहीं करना। हाँ जी, ये मैं आपको अगर इसका यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन दिखाऊं, स्लाइड में ये ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। बिलिंग मेथड है जी, डिलीवरी बेस्ड इनवाइसिंग है, एक सेल ऑर्डर है, दो आउटबाउंड डिलीवरीज हैं, और हर आउटबाउंड डिलीवरी की अपनी अपनी इनवाइस बन गई है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। फिर कलेक्टिव इनवाइसिंग है, एक ऑर्डर है उसकी दो डिलीवरीज हैं, और एक ऑर्डर है उसकी सिंगल डिलीवरी है। हमने तीनों की मिला के एक कलेक्टिव इनवाइस बना दी है। ये इस तरह भी किया जा सकता है। फिर एक स्प्लिट इनवाइसिंग है कि एक ही ऑर्डर है, उसकी एक ही डिलीवरी है, लेकिन उसकी इनवाइसेस दो हमने कर दी। ये तीनों तरह के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। ये सॉफ्टवेयर में भी दिखा दे कि जैसे नीचे जो ऑप्शन आ रही है, ये तो आ रही है कि एक डिलीवरी की एक इनवाइस है, कलेक्टिव बिलिंग हाँ है जी, कि दो के लिए इकट्ठी बन रही है। हाँ जी, ये अब देखिए ना, यहाँ से मैंने वो बिलिंग ड्यू लिस्ट में लिया है ना, तो यहाँ से मेरे पास अगर मल्टीपल होती हैं, मैं कोई यहाँ से चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले बिलिंग लिस्ट, ये हमारे पास दो और कोई आ गई हैं। इसको अगर आप करते हैं जी कलेक्टिव बिलिंग,
लास्ट लिस्ट आपने शो की, इसमें वो लास्ट कॉलम इस तरह करके कुछ हाँ आ जी, रहा है वो, जब ये लिस्ट ऑफ हाँ जॉब जी, के मैं ऊपर करता नहीं हूँ लिखे, बात। दोबारा करेंगे, क्या हम सेलेक्ट करके हैं? जी, नहीं नहीं, जो जो जहाँ से भी लास्ट हमने सेलेक्ट किया था। मैं बैक पे जाऊँ? जी जी, हाँ जी, जी, जहाँ से हमने सर्च में जाके वो ऑप्शन सेलेक्ट करके हम आए हैं इसके अंदर, तो सर्च वाली कॉलम उसमें वो लास्ट वाली और कॉलम नहीं आ में रही क्या थी, आ दो रहा और है? डिलीवरीज आ रही थी, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जो दो डिलीवरीज आ रही थी वो, तो अभी हमने उसकी उनकी बिलिंग रन चला दी है, इस वजह से वो यहाँ से निकल गई हैं। हम्म, वो डिलीवरीज अगर हमने देखनी है उसकी बात करें आप? नहीं, मैं अभी जो अब वापस जाके डिस्प्ले से करके आए थे ना, सर्च की स्क्रीन पे आए थे जिसको आपने बात किया था, अच्छा, उसके अंदर जो सर्च स्क्रीन थी उसके अंदर लास्ट कॉलम में ए और सी दो ऑप्शन आ रहे थे, ये कुछ करके कॉलम का हेडर था उसका। अच्छा, आप अब दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं कौन सी वाली पे गया था? BF04 में गया था या BF03 में गया था, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं? इन दोनों में से एक में गए थे, मुझे भी याद नहीं, आप कंटिन्यू कर ले फिर उसको दोबारा आ हाँ, जाने चलें दीजिएगा। चलें, दोबारा आता है तो आप खुद भी करेंगे ना, तो उस दौरान भी हो सकता है उसमें आ हाँ जाए। वो आगे पर। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमने यहाँ से डिस्प्ले किया जब भी बनाया था, ये बिलिंग डॉक्यूमेंट है BF03 का, तो साथ यहाँ से भी चलते हैं। ये हमारा स्टेप 15 है, डिस्प्ले बिलिंग डॉक्यूमेंट एंड इनवाइस। ये हमने इनवाइस का जो नंबर है उसको सिलेक्ट करके एंटर किया है, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल इनवाइस का डॉक्यूमेंट आ रहा है जो कि बना है। और इसका अगर हम इसके पैरेलल हमने इस तरह से भी बात की कि अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट बनेगा, तो जो अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट है वो ये वाला बन रहा है। ये आपकी कस्टमर है, इसके अगेंस्ट आपका रिसीवेबल डेबिट हो गया है। आपका सेल्स का जो GL है वो 15,000 से क्रेडिट हो गया है। जो आपने रिबेट्स ग्रांट किए थे, एक 250 का और एक 737 का, वो रिस्पेक्टिवली वो हिट हो गए हैं। ये आपका पहला आइटम है।
उसकी 15,000 से है। जो आपका सेकंड आइटम है जो 2 क्वांटिटी का है उसकी सेल 6400 से है और रिबेट्स ग्रांटेड है 320 के साथ। ये आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो उसके अगेंस्ट जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आ गया। ये जिस तरह से यहाँ पे था वैसे ही हमने वहाँ पे भी दिखाया। अच्छा, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि यहाँ पे भी बैकवर्ड चलते हैं। ये इनवाइस पे भी आपके पास वैसे ही डॉक्यूमेंट फ्लो अवेलेबल होता है जैसे हमने पिछली स्टेज पे देखा था। अब आप देखें हमारा जो डॉक्यूमेंट फ्लो है वो उसमें अपडेट हो गया है कि पहले इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर और आउटबाउंड डिलीवरी थी। फिर उसके अगेंस्ट अब अपडेट क्या हो गया कि इनवाइस भी बन गई है और इनवाइस के अगेंस्ट अकाउंटिंग एंट्री या जर्नल एंट्री भी डल चुकी है। और इसका यहाँ पे आप स्टेटस देखें कि ये है नॉट क्लियर्ड। अभी ये जो इनवाइस क्रिएट हुई है लेकिन ये अभी किसी इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है और ये कोई इसके अगेंस्ट अभी क्लियर नहीं हुई। ये स्टेटस यहाँ पे अब तक का नॉट क्लियर्ड स्टेटस है। तो सर जो एंट्री यहाँ से पोस्ट होती है वो डायरेक्ट हमारे लेजर में डिस्प्ले हो जाती है, हाँ जी, इसके ये ऊपर हमारी वो की अप्रूवल चेक वगैरह ऐसा भी नहीं लगा हुआ, लाइक ये एंट्री तो अगर इनवाइस पोस्ट हो रही है हाँ जी। ये डिलीवरी बेस और ये अकाउंट्स में जाके इनवाइस पोस्ट हो रही है। अच्छा, इस वो जो आप बात कर रहे हैं ना वो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से अगर हम चेंज बिलिंग डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये भी आपकी ना सिस्टम में सेटिंग हो जाती है। अगर सिस्टम सेटिंग हो जाती है कि डायरेक्टली फाइनेंशियल हिट ना करे तो क्या होता है कि सिर्फ बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, फिर आपका ऑथराइज्ड पर्सन ये ग्रीन फ्लैग प्रेस करता है, फिर रिलीज टू काउंटिंग होती है। वो 2 स्टेप में भी हो जाती है। सही सही। ठीक है? ये तो जहाँ हम पे सेटिंग में जाके से करते हैं। हाँ जी, ये उसके मुताबिक आप कर सकते हैं कि जिस तरह आपके है ना कि आपके अगर बना भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहा है तो फिर वो दोनों एक्टिविटी कर लेते हैं कि हमने अलग अलग नहीं करनी। अगर आपका बनाने वाला डिपार्टमेंट और है और पोस्ट करने वाला अकाउंटिंग है तो उसको फिर इस तरह 2 स्टेप में भी कर लेते हैं। ये इधर अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटर में हो जाता है या इसको सेटअप में जाके करना पड़ता ये बेसिकली आप जो इसका डॉक्यूमेंट का जनरेट करते हैं ना सेटिंग इस बिलिंग टाइप की, उसके अंदर आप मेंशन कर है? देते हैं कि इसने 2 स्टेप में पोस्ट होना है कि 1 स्टेप में होना है। वो आपकी एज अ पॉलिसी सही होती है ना कि आपका ये जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी इनवाइस बननी है वो क्या 1 स्टेप पे होनी है या आपके पास अप्रूवल मौजूद है 2 स्टेप में होनी है। वो फिर 1 टाइम कर देते हैं, उसी पे फिर चलता रहता है पैटर्न। सही। अच्छा, इस दरमियान में बिलिंग में जो अकाउंटिंग एंट्री है वो पोस्ट वही होगी जो हमने इनवाइस की है, कि उसमें यहाँ पे भी आके हम इसको चेंज कर सकते हैं कि अभी ये सारी की पोस्ट करनी है या पार्सल पोस्ट करनी है या कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, वो बनाने का है। वो आप जब बनाने लगे हैं ना बिलिंग, उस वक्त हम्म, आप उसको कर सकते हैं। और इसमें इसमें भी फिर वो आपके पास सेटिंग ऑप्शन होती है कि आप वो जो सेल ऑर्डर से पिक हुई हैं उसकी वैल्यूज वो आप चेंज करना चाहते हैं या एज इट इज ही रहेंगी, तो ये भी इन्फोर्स हो जाता है कि ये ये और हाँ जी जी बोले। यूजर एंड पे है या ये जो है? नहीं नहीं नहीं, ये सेटिंग एंड पे होता है क्योंकि यूजर तो ये डिसाइड नहीं कर सकता ना। यूजर को तो आपने एज अ पॉलिसी बताना है कि तुम ये स्टेज पे बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते। ये तो अप्रूवल बेस्ड है ना, एक दफा आप कर देंगे। सही सही सही। जी। ठीक। अच्छा, ये हमारी इनवाइस का डॉक्यूमेंट स्टैंड हो गया है। उसके अगेंस्ट आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर की पेमेंट पोस्ट रिसीट। ये जो कस्टमर पेमेंट है ये प्योरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंट साइड का पार्ट है कि रिसीवेबल को जो उन्होंने उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करनी है। यहाँ पे हम इस केस स्टडी में उसको साइकिल मुकम्मल करने के लिए इसी के अंदर कवर कर रहे हैं। उमैर साहब, हाँ जी। अच्छा, जो हमने इनवाइसिंग की है उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम कर सकते थे एसओ की बेस पे और एक कर सकते थे हम डिलीवरी बेस पे। अच्छा, ये जी, हम दोनों, ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों भी अवेल कर सकते हैं या पीछे सेटिंग में जाकर सिर्फ एक ही ऑप्शन दोनों में से रहता है? ये बेसिकली आपकी ना जो ऑर्डर की टाइप्स होती हैं ये आपने मल्टीपल बनाई होती हैं, ठीक है। और आपने उस ऑर्डर के हिसाब से उसको बताया होता है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये डिलीवरी बेस्ड बिलिंग होनी है और इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपकी ऑर्डर बेस्ड बिलिंग होनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं किसी को जिसमें कोई आपकी डिलीवरी या डिस्पैचेस नहीं है,
तो आप क्या होता है कि उसको ऑर्डर बेस्ड डिलीवरी पे कर देते हैं, उसको अपनी ऑर्डर टाइप को ही, तो वो उसका रूट अलग चलता है, उसका वाला अलग चलता ठीक है, है। मतलब ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल एट अ टाइम होती हैं, हाँ जी, किसी जगह ऑप्शन नहीं। अवेलेबल होती है, लेकिन आप अपनी फिर उस ऑर्डर टाइप उस बेस पे लग कर लेते हैं ना, कि मेरी ये वाली ऑर्डर स्ट्रीम जो है इसकी ऑर्डर बेस्ड बिलिंग होनी है, और ये वाली स्ट्रीम जो है इसकी डिलीवरी बेस्ड होनी है, वो आप पीछे सेट कर लेते हैं। ओके। क्योंकि आप ये यूजर के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि जब तुम्हारा दिल करे ऑर्डर बेस कर लो और जब दिल करे डिलीवरी कर लो, उसको तो पूरी ऑर्डर जो उसने चूज कर लिया उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। ठीक है जी, आगे चल, ठीक ठीक है है जी। जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पोस्ट रिसीट ऑफ कस्टमर पेमेंट। इसको हम जाते हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपकी इनकमिंग पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन है -28 से। US00 हमारे पास कंपनी कोड है। USD करेंसी में हमने डाल दिया है, और अच्छा यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन इसको दी है अभी, एज पर जैसे हमारे केस स्टडी में आ रहा था, हमने उसको करंट डेट में ही उसकी पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट डाल दी है। कंपनी कोड हमारा US00 था, जो कि फाइनेंशियल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। करेंसी हमने USD इसकी थी, जिसमें हमने पहले सारा बुकिंग भी उसी में की है, सारी इनवॉइस की। ये DZ इसकी पेमेंट के लिए टाइप है, कस्टमर पेमेंट। यहाँ से हमने बैंक डाटा के लिए बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन किया है, और यहाँ पे हमने जो उसकी अवेलेबल अमाउंट है जो आ रही है वो यहाँ पे डाली है। अब यहाँ पे जो निचला इसका पोर्शन है, ये है फॉर कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट हम अगर आप रिमेम्बर कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं। ये हमने कस्टमर इसमें लगा दिया है। अब ये हमने जिस तरह इसका ये इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमारे हमने ये जो अभी एक इनवाइस पोस्ट की थी, जो कि हमारे पास
जनरल एंट्री में आ रही थी, वो हम दोबारा एक साथ स्क्रीन में खोल भी लेते हैं जस्ट टू। ये हमारे पास जो एक तो हमारे पास इनवॉइस बनी है ना एसडी के लिए, एक उसके पैरेलल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है, क्योंकि अब हम पेमेंट जाके कर रहे हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, तो वहां पे जो हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है 9 का 115, वो हमें इधर उसके अगेंस्ट आना है। यहाँ पे 113 है। अच्छा, तो देख लेते हैं, हमारा 115 नहीं आ रहा, 113 चेक कर लेते हैं। ये वाला हमने जनरेट किया है जी। हाँ जी, जी हमने ये वाला 113 जनरेट किया है आज। इसकी अगर हम वो देखें पीछे हिस्ट्री, तो ये हमारे पास इनवाइस नंबर क्या आ रहा है, 158 हमारे पास इनवाइस नंबर आ रहा है। वो मैंने लास्ट अवेलेबल चेक किया था हमने, क्योंकि बाद में दो और भी बना दी थी जो किसी और की बनी हुई थी। हमारे वाला डॉक्यूमेंट रेफरेंस जो है वो 113 पे चल रहा है, हमारा कस्टमर नंबर के अगेंस्ट वही अवेलेबल है। हमने क्योंकि अपने जो कस्टमर नंबर पे पेमेंट बना रहे हैं ना, तो उस पे वही आएगा जो हमारे रेफरेंस में बना हुआ है, वही पेमेंट आएगी, वही इनवाइस आएगी। वो आपको याद होगा कि मैंने वो बाद में चेक कराने के लिए आपको ना वो अपना कस्टमर नंबर रिमूव करके कुछ जो दो और अवेलेबल थी वो भी चेक करवा दी थी। वो लास्ट नंबर उन दो के लगे हुए थे। जी जी ऐसे ही। हाँ जी। ये हम पेमेंट को इन्वेस्टमेंट में मैच कर रहे हैं। हाँ जी, हमने पेमेंट बना दी थी, अब हम उसको देख रहे हैं कि उसके अगेंस्ट हमारे पास इनवाइस कौन सी जिसकी पेमेंट रेफरेंस से जो है ना, फिर हमने उसको अभी सिमुलेट किया है। मैं वापस जाके ना आपको ये मैं स्टेप आपको दोबारा करवा देता हूँ। ये हम यहाँ से पहले आए हैं पेमेंट की स्क्रीन के ऊपर, इनकमिंग पेमेंट्स में आए हैं। यहाँ से हमने इसकी डिफॉल्ट करंट डेट दी है, कंपनी कोड, यूएसडी, बैंक अकाउंट दिया है। यहाँ पे जितनी हमारी अमाउंट थी इनवाइस की वो प्लेस कर दी है। कस्टमर नंबर हमारा जो चल रहा था वो इसको दिया है। उसके अगेंस्ट उसने जितनी अवेलेबल आपके पास इनवाइसेस थी वो ले आया है। ये वाली हमारी इनवाइस अवेलेबल है, इसको हमने अमाउंट को क्लिक करके चूज कर लिया है कि जो हमारी पेमेंट आ रही है वो इसके अगेंस्ट ये साइन कर दो। और यहाँ से फिर हम अब चेक करने के लिए कि डॉक्यूमेंट को सिमुलेट कर लेते हैं कि जब एंट्री क्या बनेगी जब ये डॉक्यूमेंट डलेगा। तो इसमें दो लाइन आइटम्स डल रही हैं। अब एक बाइक जोन की, जो कि अब पेमेंट की सूरत में क्रेडिट हो रहा है, और दूसरी लाइन आइटम है जो कि
ये डॉक्यूमेंट बन रहा है। ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स का जो है वो बाइक जोन के बैक का जो जीएल वो उसने दिखा दिया। ये मैंने अभी जीएल लेवल सिमुलेट कर दिया, पहले वैसे जनरल सिमुलेशन थी। और ये अकाउंट नहीं, जो हमने पीछे लगाया कंसेशंस का, ये साथ वहाँ पे आ गया। ये एंट्री वो बनेगी जब भी मैंने, हाँ जी जस्ट इन केस ये अमाउंट पेमेंट की जो रिसीट अमाउंट है वो कम या ज्यादा है इनवाइस से, हाँ जी। तो फिर उस उस केस सूरत में में जो है ना वो मैं आपको बैकवर्ड दोबारा बताता हूँ हम क्या करेंगे। ये वैसे ही हम पूरा केस एफआई में कंसिडर करेंगे, और जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता जी देता जी। हूँ कि मेरे पास ये अमाउंट पूरी नहीं है, तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास अभी ना 2000 आया है। ठीक है? तो यहाँ पे ना आप अभी मैं पहले था स्टैंडर्ड के टाइप में, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है पार्शियल पेमेंट भी कर सकता हूँ मैं। ठीक हो गया? तो अब इसमें से 2000 है, ठीक है? वो मैं इसमें बताता हूँ कि मेरे पास पेमेंट कितनी अगेंस्ट इसके आ रही है। तो अब मैं जब उसको, अच्छा पीछे हम मासूम गए हैं 2000 हाँ में से, जी यहाँ पे अगर हम 3000 कर देंगे तो उसको करेंगे एंट्री तो। हाँ जी, वो जब तक आप नहीं होगा तो जाएगा कहीं नहीं। अच्छा। तो ने क्या क्या अब साथ ही उसने आपको बता दिया कि आपने अमाउंट पीछे एंटर की थी तो एंड आपका डॉक्यूमेंट बैलेंस नहीं है। हाँ जी, वो नहीं पोस्ट तो नहीं होगा, वो वो अभी उसने एरर मेंशन कर दिया ना, वो कह रहा है कि आपका ना डिफरेंस वो, सही से। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये इसकी डिफरेंस असाइनमेंट करो, और इसको मैं करता हूँ जी सिमुलेट। ये इस तरह से आपका बनेगा। अब वो जो मेरा उस डॉक्यूमेंट मैंने भी जनरेट किया है ना, इसको मैंने करता हूँ जो मैं मेंशन करा है यहाँ पे। तो अब जो मुझे बैलेंसिंग एंट्री है ना वो साथ उसकी अदर लाइन आइटम आ गई। हम्म। ठीक है ना, तो थोड़ा मुझे रखा हुआ कि आप कौन सा जीएल है उसको मैं कहता हूँ। क्लैरिटी के लिए हम अपलोड भी कर सकते हैं और उसको नेक्स्ट गो में जब जाएगा तब क्लियर होगा। ये जब तक आपकी फुल पेमेंट नहीं होगी, आपकी इनवॉइस अनक्लियर्ड रहेगी ना, जब जब तक उसमें कुछ, ये आपकी है। चलिए, और इसको मैं बता वो डिफरेंस अभी भी ले दूं। रहा है। अच्छा, वो हाँ, टेस्टिंग के लिए 2000 करके आए हैं ना, तो वापस हाँ, जाते हैं वो वहाँ। डिफरेंस डिफरेंस। हाँ ठीक है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में भी जाकर 3000 है ना हमारा भी। हाँ जी ठीक है। तो ये जो है ये भी वैलिड था। ठीक है, अब हम इसको करते हैं पोस्ट। अब हमारा डॉक्यूमेंट बैलेंस होने के बाद पोस्ट हो गया। हम्म। चलिए, ये आपका डॉक्यूमेंट डल गया। हम दोबारा डॉक्यूमेंट फ्लो पे जाते हैं कि उसमें अब क्या चेंज आई है। ऑर्डर से जाते हैं जी। 229 ऑर्डर है। इनवाइस हुआ। अब आप देखें, ये हमने जब पहले पेमेंट डालने से पहले गए थे तो ये नॉट क्लियर आ रहा था।
अब हमने क्योंकि नॉक कर दिया है तो इसका यहाँ से ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट था इनवाइस का वो भी स्टेटस अपडेट हो गया कि अभी हमने इस पेमेंट आ गई थी उसके अगेंस्ट क्लियर मार्क कर दिए। ये पेमेंट से वाला जो रिसीवेबल था ये आपका क्लियर मार्क हो गया। ठीक है। ये हमारा पेमेंट का अगर फाइनेंशियल आप देखना चाहें तो वो जो कॉस्ट हुआ है वो ये आपका रिसीवेबल से नॉक हो गया। ये हमारा ओवरऑल जो एसडी का साइकिल था। यहाँ से अब हम अभी बिलिंग के अंदर जी ऑर्डर बेस्ड बिलिंग, डिलीवरी बेस्ड बिलिंग है। फिर आप बिलिंग प्रोसेस में कस्टमर की इनवॉइस जनरेट करते हैं, क्रेडिट स्टेटस उससे अपडेट हो जाता है, रिसीवेबल स्टैंड हो जाता है और आपकी डेबिट स्ट्रिंग हो जाती है कस्टमर के सब अकाउंट में ऑलरेडी देख भी और हो जाता है आपका रेवेन्यू। ठीक है। अब इन्हें ये जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चला गया पेमेंट तक वेट करता है, नॉट क्लियर रहता है। जैसे ही आप पेमेंट करती है तो पेमेंट स्टेप है हमारे सेल प्रोसेस का। इस और ये क्या करता है कि आपका आमतौर पे आपको हमने देखा भी है कि गया एसएपी का भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसीवेबल मॉड्यूल ही गया है उसको पेमेंट में करने के लिए तो डिपार्टमेंट इसको कर रहा होता है। फाइनल पेमेंट के अंदर पोस्टिंग ऑफ पेमेंट की है हमने अगेंस्ट जो इनवाइस है। ये हमने सिंपल केस किया है कि एक इनवाइस हमारे पास थी उसको हमने कर दिया। जब आप रनिंग में जाते हैं तो आपकी मल्टीपल इनवाइसेस होती हैं, उनमें से जिस जिस तरह की पोर्शनिंग है वो करते हुए आप उसको अच्छा, नॉक करते हैं। इसमें इसमें इस तरह और भी हो सकता है जो कि हम पेमेंट हमने पेमेंट रिसीव की है लेकिन हम करंटली हम किसी इनवॉइस के उसको नॉक नहीं करवा रहे, तो उसके बगैर भी हम उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं वहाँ। हाँ जी वो लेकिन क्या जैसे होता है कि वो ऐसे ना वो आप उसको अगर नॉक नहीं करवा रहे, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, अभी आपने आपको ना इन्फॉर्मेशन आनी है उसके रेफरेंस के बारे में कि कौन सी वाली इनवॉइस की पेमेंट आई है। तो आप उसको पेमेंट सिस्टम में बुक कर देते हैं, लेकिन वो आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स ओपन मार्क रहते हैं सिस्टम के अंदर ना, वो क्लियर नहीं होते और ओपन आइटम नजर आते हैं। पेमेंट भी ओपन आइटम नजर आती है और इनवॉइस भी ओपन आइटम नजर आती है अनटिल आप उनको कोई क्लियरिंग उनकी कर दें। हाँ जी, मैं वही था कि जिस तरह एडवांस के केस में होता है कि हमारे एडवांस स्टैंड होते हैं और बाद में इनवॉइस स्टैंड हो जाती है, लेकिन हम लेटर ऑन उसको फिर हाँ जी, हाँ एप्पल जी। में नॉक कर देते हैं कि ये एडवांस इनवॉइस की हाँ, ये पेमेंट जो एडवांस पेमेंट आती है ना तो सिस्टम में एडवांस पेमेंट आप बुक कर लेते हैं। फिर जब आप उसको इनवाइसेस रिसीव होती हैं फिर उसके बाद में कस्टमर क्लियरिंग की ट्रांजैक्शन चलती है जो फाइनेंशियल ठीक के रिसीवेबल में कवर होती है कि वो आप फिर उससे उसको नॉक कर देते हैं दोनों साइडों को। ठीक, वो फाइनेंशियल में पड़ेंगे। हाँ जी, वो फाइनेंशियल के रिसीवेबल सेक्शन के अंदर बेसिकली क्लियरिंग वगैरह सारी आती है। यहाँ पे हमने क्योंकि सेल ऑर्डर के फ्लो में आखिरी चीज रह गई थी जिससे वो क्लियर्ड स्टेटस में जाता है, तो हमने उस वाले से आपने देखा भी होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके हमने पेमेंट बनाई है। ठीक, तो ये जस्ट टू कंप्लीट साइकिल हमने इसको कर दिया है। और ओके, इसको हमने लायबिलिटी आपकी जो एआर अकाउंट की है जी वो कर दिया और इंक्रीज कर दिया आपका बैंक अकाउंट। अच्छा, ये अब डॉक्यूमेंट फ्लो हमने जो आपका सारे डॉक्यूमेंट जितने भी थे उसमें से चेक किए हैं, उनके अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं आपको दोबारा भी डॉक्यूमेंट फ्लो दिखा देता हूँ। ये
ये हमारा डॉक्यूमेंट फ्लो है। इसमें जब आप फ्लो देख रहे होते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करके तो उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज आप देखना चाहें कि पूरा एज अ लिंक डॉक्यूमेंट, मतलब लिंक फ्लो आपके पास पड़ा हुआ है। तो चैट में कुछ क्वेश्चन है, मैं पता नहीं किए, वो जरा देख लेता हूँ। जी मैं देख सकता हूँ। ठीक। अच्छा, ये अभी जस्ट फॉर शोइंग द कस्टमर लेजर, हमारा ये जो इसके अंदर ओपन आइटम कोई नहीं है, हमने क्लियरिंग चला दी है। इसके अगर हम वैसे ऑल आइटम्स देखें तो वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ये आपका वो कस्टमर का लेजर है, उसमें हमने पहले इनवाइस बनाई और पेमेंट आई, उसने दोनों को क्लियर हो गई है, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट उसके रेफरेंस में आ रहा है और वो ग्रीन मार्क हो गई है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी कस्टमर के अगेंस्ट ओपन नहीं। जी हम चार्ट देख लें। जी स्लाइड्स शेयर करा देते हैं, सैफ आपके साथ कर लेंगे। VF04 है जी, ये वो बिलिंग प्रोसेस लिस्ट है। इसके बारे में नहीं, ये वो बिलाल पूछना चाह रहे हैं बता कुछ। रहे हैं कि जो मैंने वो जो अच्छा, लिस्ट देखने के ऐप लिए कहा था ना, वो VA04 था। जी जो सेल ऑर्डर के अंदर से वो डिलीवरी हो रही होती है, वो भी ऑप्शन दिखा दें एक दफा, डिलीवरी कर रहे हैं। जो सेल ऑर्डर के अंदर जी मेन्यू जी ऑप्शंस में भी आ रहा था ना, डिलीवर वाला, वो भी दिखा दें। जी मैं सर। अच्छा, एक तो हम शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन से गए थे ना, जाके हमने आउटबाउंड डिलीवरी बना दी, उसमें हमने ऑर्डर का रेफरेंस दे दिया था। ऑर्डर की स्क्रीन के अंदर रह के भी आप यहाँ से मेन्यू में से डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ से डिलीवर का बटन प्रेस करते हैं तो अभी क्योंकि इस पर्टिकुलर के अगेंस्ट कुछ है नहीं, हमको और नंबर देख लेते हैं। तो वो लेकिन होगा क्या कि यहीं से आपकी आउटबाउंड बना देगा। हम और सर्च कर लेते हैं। ये इस तरह से डिलीवर का बटन सेल ऑर्डर में रहते हुए प्रेस किया तो यहाँ से उसने वो सारी उसकी आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट कर दी। ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो एक ही काम करने को मल्टीपल ऑप्शन है, जिस तरह किसी की इंटरफेसिंग में सहूलत हो। जस्ट रिपीट करने के लिए कि हम दो तरीके हम वैसे अकाउंट के ट्रांजैक्शन से, यहाँ से अगर आप सिर्फ सेल ऑर्डर चेंज में जाएं और वहां से मेन्यू से डिलीवर प्रेस करते हैं तो ये भी इस सेल ऑर्डर के रेफरेंस में आपकी डिलीवरी क्रिएट कर देता है। अच्छा, इसमें एक तो और चीजें, अच्छा इसमें हम लोग पेमेंट जो है वो एक तो कुछ कुछ सेट अवेलेबल होता है, बाकी यहाँ पे एज पर नीड क्रिएट भी की जा सकती हैं। ये ट्रांजैक्शन है, OBB8 टर्म्स ऑफ पेमेंट क्रिएशन के लिए। यहाँ जिस तरह पहले एक क्रिएटेड है, इस तरह से आप न्यू एंट्री करके नहीं भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जिस तरह हमने यूज की है 0001 पेमेंट इमीडिएटली विदाउट डिडक्शन, तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो क्या हुआ है कि
और बेस लाइन इसमें क्या होगी, वो डेट है, विदाउट डिडक्शन था। आपने अगर और नीचे कुछ देखें तो आपके पास कुछ डेज बेस भी होंगी, इस तरह 14 डेज की आ रही है ना, तो ये डेज कब से शुरू होंगे, वो उसके लिए बताता है कि डॉक्यूमेंट डेट से शुरू होंगे, पोस्टिंग डेट से शुरू होंगे, एंट्री डेट से शुरू होंगे, वो रेफरेंस पॉइंट है। ये इसका ये जो यहाँ पे डेज दिए होते हैं, इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि आपने कैश डिस्काउंट्स या उसकी कुछ परसेंट कस्टमर को, तो वो यहाँ पे डिफाइन हो जाता है कि आपके 14 डेज के अंदर होगी डॉक्यूमेंट डेट से, तो आपको 2% का बेनिफिट इसमें मिलेगा। 13 क्या? ठीक है, विद इन 30 डेज ड्यू नेट, जो आपका अगर 30 डेज के अंदर रहेगा तो जो है ना वो नॉर्मल चार्ज होगा, वहाँ पे कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये 30 डेज का क्या है कि कोई डिस्काउंट नहीं है, 30 डेज तक आप दे सकते हैं वैसे, मतलब विदाउट एनी आपके टर्म के अंदर अवेलेबल है, लेकिन जो आपका डिस्काउंट के लिए यहाँ पे बताया गया कि 14 डेज में देंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे आप 30 डेज तक करवा सकते हैं। ठीक, ठीक। ये उसने कहा कि वैसे पेमेंट टर्म है तो ड्यू तो 30 डेज के लिए, लेकिन अगर कोई जल्दी करा देता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अगर कोई पेनल्टी हो तो वो नहीं चार्ज थे, मतलब अगर वो कोई बंदा है वो 50 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर पैसे नहीं देगा तो उसकी तरफ इतना फाइन हो जाएगा, इतनी पेनल्टी हो जाएगी, इसका ऑप्शन है इसमें या नहीं ये वाला? ये वैसे पेमेंट पे कैश डिस्काउंट होता है जो कि टर्म्स में हम देते हैं, वो अगर आपकी वैसे कोई पेनल्टी की टर्म्स हों तो वो डिडक्ट की जा सकती है, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे कैश डिस्काउंट का उसको मतलब इनकरेज किया जाता है कि जल्दी पेमेंट करो। नहीं, मैंने कहा ऑटो, मतलब अगर हम इधर सेटिंग पीछे कर देंगे फलां इतने दिन के बाद अगर पैसे नहीं आते तो पेनल्टी चार्ज हो जाएगी ये जो आपको, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बेसिकली डिस्काउंट की है, जो ये सिस्टम देता है डिस्काउंट। ना, सिस्टम डिस्काउंट की देता है। ये बेसिकली ऑन ए पॉजिटिव नोट है, वैसे जो हमारी रेलिवेंट एनवायरनमेंट है वहां पे दूसरा केस भी काफी ज्यादा होता है। मैंने एक केस देखा ना, तो हम पेनल्टी के लिए वाउचर डलवाते थे ना, मैं इसलिए पूछा हूँ कि अगर हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई हो तो फिर उसमें सिस्टम ही सेटिंग हो जाएगी, पेनल्टी इतने दिन के बाद चार्ज हो जाएगी। हाँ, वो अगर आप आपको उस तरह का मतलब फ्रीक्वेंसी है तो फिर आप उस तरह की चीज कर सकते हैं कि आपके पास वो रेगुलरली ये चीज हो रही है। लेकिन ये बेसिकली जो आपकी वो आपकी ये ड्यू ड्यू का केस है ना, ड्यू के अंदर रहते होते आपके ऑप्शन है, फिर जैसे ही आपके वो ड्यू डेज क्रॉस कर जाते हैं फिर आपकी पेमेंट वैसे ही ओवर ड्यू में चली जाती है, वो उसको वो ट्रीट दूसरी तरह होने लग जाती है। अच्छा, ये मैंने एक और साथ आपको स्क्रीन दिखाई है, ये है, अभी हमने डिस्कस की थी इनको टर्म्स, तो इनको टर्म्स कुछ डिफाइंड होती हैं, सिस्टम ने काफ़ी सारी पहले बना के दी हुई हैं, ये जिस तरह से हमने कल देखी हुई थी, एफओबी हमने कल यूज़ की थी, इसमें से ईएक्सडब्ल्यू एक्स वर्क भी है, और ये काफ़ी सारी हैं, इसमें कोई कोई फिर इसके अलावा एडिशन अगर तो आप भी सिस्टम को आते हैं तो साथ ही लोकेशन की फील्ड कंपल्सरी हो जाती है, फिर आपको साथ हम लोकेशन भी कल मियामी की लोकेशन दी थी। अच्छा, लिस्ट ऑफ सेल ऑर्डर्स अगर आपने देखनी हो तो VA05 भी है, और VA05N भी है, तो यहाँ पे आप VA05 लगाते हैं तो आपके पास इस तरह से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हो, इस तरह से थर्ड पार्टी हम यूज कर रहे हैं, सर्च भी कर सकते हैं।
ये हमारा जो ऑर्डर है इस कस्टमर के लिस्ट भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो सारे इस लिस्ट में VA05। अब इसी तरह आप इनवाइस को देखना चाहें अरे हमने ना वेरिएंट सेव तो करना भी बता दो। VF05। ये स्क्रीन का वेरिएंट और उसके बाद अंदर जो रिपोर्ट चल गई है हाँ जी उसका मैं जो वेरिएंट है, ये दोनों भी बता दो। ये बिलिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इसी तरह पेयर आप डाल देते हैं तो फिर आपके वो भी आ जाएगी जो इनवाइस में बन चुकी हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स हैं PLB बेस्ड, उनमें दो ऑप्शन हैं। एक आपकी ये सिलेक्शन स्क्रीन इसको कहते हैं, जहाँ से आप कोई वैल्यू दे के उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं डाटा को, और इसके ऊपर आप कोई सर्टेन सेट भी लगा सकते हैं। आप उसमें कह सकते हैं कि कस्टमर रेफरेंस जब भी मैं यूज करूंगा तो 000 होना चाहिए, ठीक है। और क्रिएटेड बाय जो है वो मेरा यूजर होना चाहिए, ठीक है। आप ये जो भी सर्टन यही चीज यूज करनी है तो ये मुझे हर दफा लिखना पड़े यहाँ पे, उसको मैं सेव कर देता हूँ। जो आपकी सिलेक्शन स्क्रीन सेव करता है इसको कहते हैं वेरिएंट। सेव कर दिया है, मैं कहता हूँ कि ये डिफॉल्ट वेरिएंट। अब मैं यहाँ से अगर डिस्प्ले करूँ तो ये मैंने भी वेरिएंट बनाया है, डिफॉल्ट वेरिएंट, ठीक है। वो जो मैंने चीजें लिखी हैं वो खुद से आ गई हैं, ये वेरिएंट मेरा अप्लाई हो जाएगा। मैं जो भी चीजें इसमें से फिक्स करूंगा ना, वो जैसे मैंने जब भी स्क्रीन पे आना है सिर्फ मैंने वेरिएंट में जाके गेट करना है और अपना वेरिएंट चूज कर लेना है, तो वो चीजें सिलेक्शन स्क्रीन की खुद ही भर जाएंगी, मुझे हर बार लिखनी नहीं पड़ेगी। और फिर उसके साथ मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, वो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ये बाहर से सिलेक्शन स्क्रीन को जो करना है इसको कहते हैं सिलेक्शन वेरिएंट। आप सेव कर लेते हैं अपने लिए। अच्छा, अब ये वो बाहर थी सिलेक्शन स्क्रीन, अब यहाँ पे आ गए हम आउटपुट के ऊपर। ये आउटपुट की स्क्रीन है। ये इस तरह का काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं अपनी एज पर नीड। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी देखूँ यहाँ पे तो ये जो सेव डॉक्यूमेंट नंबर है ना ये शुरू में आना चाहिए। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इधर को कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी सोल्ड टू पार्टी और जो मटेरियल है ना ये इसके बाद होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे रखते हैं। ये मटेरियल होने कर लिया, मतलब मैं कोई भी इसमें पैटर्न कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी डैमेज हो गया, फिर मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना इसका भी होना चाहिए। वैल्यू को टोटल कर देते हैं। ये दोनों में total लगा के। अच्छा, मैं इसलिए वो भी डिटेल वाइज उसकी पिंग कर देगा। फिर डाटा दो लाइनें मल्टीपल लाइंस ज्यादा हो तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर अच्छा ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ना वैसे ये रोज आपने फिल्टर चेंज करना की है। थी ये बताइए दोबारा कैसे की थी? अ,
ये जो कॉलम ट्रैक कर दिया, ये जैसे क्लिक करते हैं ना बॉक्स आ जाता है साथ, वो फिर इधर को आ जाती है फील्ड। ठीक है, दोबारा करूँ, ये सेलेक्ट कॉलम, फिर आपने इसको लेफ्ट क्लिक किया और साथ ही बॉक्स आ गया, उसको पकड़ के जहाँ पे मैम ड्रैग यार करना इसको वहां कर ना दें। हाइड करना मुझे बता देंगे, पहले एक कॉलम है ना कस्टमर रेफरेंस का, इसको हाइड कर दे। हाँ जी। इसको यहीं से आप कॉलम को ना अगर राइट क्लिक करते हैं ना तो आपके पास ऑप्शन एक खुल जाते हैं, आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल के लिए मैंने ये सिग्मा यूज किया, जैसे आप सिग्मा लगा देते हैं फिर आपने मटेरियल में मैंने सब टोटल कर दिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज है कि अच्छा यहाँ से अच्छा यहाँ पे एक आता है टोटल ड्रिल डाउन। मैं कहता हूँ कि मुझे वो लाइंस जो है ना नॉन टोटल नहीं नजर आनी चाहिए, सिर्फ टोटल नजर आना चाहिए, तो वो आप जो टोटल लाइन है सिर्फ वो विजिबल हो जाती है, वो दूसरी नजर आनी हट जाती है। यहाँ से नॉन टोटल लाइंस करके भी वो दोबारा खुल जाएगा, अदरवाइज आप किसी को भी एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो ऐसे एक्सपैंड सिलेक्शन एक्सपैंड हो जाएगी दोबारा। ये है वो यहीं पे, सिर्फ उसकी वो लेआउट चेंज हुई है। फिल्टर करना हो आपने इस इस मटेरियल पे करना चाहूँ तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा तो सेट फिल्टर, सेट फिल्टर में वो डिफॉल्ट में वो जो मैंने जिस पे सेट फिल्टर किया वो आ जाएगा और फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, दूसरा मटेरियल सारे खत्म हो जाएंगे, ये वाले जितने भी हैं सारे इसके इंस्टेंस आ जाएंगे। फिर मैंने अब सामने फिल्टर लगा दिया है तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन आ गया डिलीट फिल्टर का, जो फिल्टर लगाया वो फिल्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं करना चाहता हूँ कि मैं इसको मटेरियल वाइज सॉर्ट करना है, सेंडिंग, या इसको मैं कहता हूँ नहीं मैंने डिसेंडिंग करना है तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। जो बनी हुई लेआउट्स हैं वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, चूज करके वो अप्लाई हो जाएगी। सही, लेआउट 1 है और ये स्केड्यूल वाइज यहाँ पे बन गई, ये जिस तरह से डिफरेंट आपकी लेआउट्स हैं, ये इस तरह से आप चूज करते हैं तो वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है? यहाँ से आपने लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो लिस्ट में स्प्रेडशीट प्रेस करेंगे आप तो आपका ये एक्सेल के अंदर उसको सेव करा देगा। यार इसको इनको जो है पेंडिंग डिलीवरीज, बिलिंग डॉक्यूमेंट, वो भी सारी जो रिपोर्ट्स हैं ना उनके टी कोड एक दफा चला के दिखा दो। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। VF 04 जो है पहले भी देखा, यहाँ से हमारे पास वो अ, जो कि बिलिंग होने वाले डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है? ये नीचे हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का लिखा हुआ है कि डिलीवरी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स फॉर बिलिंग है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर ऑर्डर रिलेटेड होंगे तो वो इस तरफ टिक हो जाएगा। डिफॉल्ट में डिलीवरी रिलेटेड किया हुआ है, डिलीवरी रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे वो डिस्प्ले बिलिंग लिस्ट से डिस्प्ले हो जाएंगे। हमारे हमारे पास अभी और डॉक्यूमेंट
जिस तरह से एक आ रहा है आपके पास मल्टीपल हो, आप उसको फिल्टरिंग कर सकते हैं कि अगर उस डाटा हो कि आप पार्टी वाइज करना चाहें, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन करना चाहें, और जिस तरह से भी इस स्क्रीन के ऊपर भी वेरिएंट लग जाता है। आप कहें कि जो मैंने बनाया सिर्फ वही आए, तो उस वाले से भी आप कर सकते हैं कि मेरी जो सिलेक्टेड टाइप है या डॉक्यूमेंट, उस तरह से। उसकी डेट रेंज भी दे सकते हैं, अपनी डिवीजन दे सकते हैं, अपना चैनल जो आप लगा रहे हैं या शिपिंग पॉइंट आपका स्पेसिफिक है वो दे दें, ताकि आपके पास वो जो सिलेक्टेड है सिर्फ वही आए, चाहे कि सारे आपको दिखना शुरू हो जाए। ये आपका है बिलिंग ड्यू लिस्ट, इसको कहते हैं, ये BF04 से है। फिर आपके पास ट्रांजैक्शन होती है VL06G। एक ट्रांजैक्शन होती है कि आपके वो कौन से डिलीवरीज हैं जिनका गुड्स इशू अभी PGI पेंडिंग है। ये जिस तरह से ये यहाँ पे जितनी भी डिलीवरीज जो स्केड्यूल्ड है उनका PGI नहीं हुआ, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। हेडर व्यू भी आ जाता है उसका, आइटम व्यू भी आ जाता है। आइटम व्यू के अंदर मैं इसको इसकी लेआउट चेंज क्या है कि आपने आपके पास लेआउट में ना कुछ पहले डिफॉल्ट एक कुछ कॉलम्स आ रहे होते हैं, आपके पास बाकी कॉलम्स हिडन फील्ड्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो वो डिस्प्ले में आएंगे। हाँ जी, इसमें जिस तरह से वो क्वांटिटी में देखना चाहूँगा कैसे, तो इस तरफ रिवर्स करूँगा तो एक क्वांटिटी आ जाएगी, इधर मूव कर जाएगी। इसी तरह इधर से वापस इधर को भी कर सकते हैं। मल्टीपल फील्ड्स हैं, जो भी आप इसमें लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ऐसा मैंने अप्लाई किया इसको, तो यहाँ से मैं चूज करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो वो फील्ड यहाँ पे आने लग जाएगी। अब उसी तरह से मैं, ये क्वांटिटी आ रही है तो इसको मैं यहाँ से टोटलिंग भी कर सकता हूँ। फिर इसको मैं पार्टी सब टोटल भी कर सकता हूँ, ऐसे ही है। फिर मैं स्टार प्रेस करता हूँ, तो अब ये सिर्फ जो सब टोटल लाइंस हैं और ग्रैंड टोटल लाइंस हैं सिर्फ वो विजिबल हो रही है मेरे ये पास। पार्टी वाइज टोटल दोबारा कीजिएगा। जी, मैं इसको पहले ले आता हूँ नॉर्मल इसकी पोजीशन के अंदर। ये इस तरह से पहले आया था, मैंने पहले मैंने टोटल किया सिग्मा से, ठीक है, वो इसका टोटल लग गया, पहले खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिग्मा से टोटल लगा, इसको कॉलम को चूज किया, टोटल लगा भी क्योंकि डिफॉल्ट लगा हुआ था, हम किसी और चीज पे करके वापस आ जाते हैं, किसी और पे लगा देते हैं। सब टोटल के बटन से जिस पे करूंगा उस पे सब टोटल, मटेरियल पे सब टोटल हो गया है। अब मैं इसको शिफ्ट टू पार्टी भी करना चाहता हूँ, मैं उसको ऐसे कर दूँ। ओके। अब इसके बाद मैं इसका ये डायरेक्ट प्रेस करूंगा तो आपके वो वाले टोटल लाइंस आ जाएंगी। अदरवाइज ये काम आप इधर से भी कर सकते हैं, समेशन लेवल्स के अंदर ड्रिल डाउन लेवल डिफाइन हो जाता है कि आपने शिफ्ट टू पार्टी भी करना है या नॉन टोटल लाइंस शो करनी है। और इसके अंदर भी वो एक्सपोर्ट वाला उसी तरह से है स्प्रेडशीट में, ठीक है। और ये क्योंकि वर्क मैं लिस्ट दो व्यू है। कॉलम मैर दो हाँ जी, कॉलम्स के ऊपर मटेरियल और ये जो कस्टमर शिफ्ट पार्टी थे दोनों पे सब टोटल करके दिखा दो, ड्रिल डाउन
अच्छा, अगर आपने मल्टीपल सब टोटल करना हो तो आप पहले मटेरियल को प्रेस करें, फिर आप इसको शिफ्ट टू पार्टी को करें, ठीक है, तो अब आप इसको सब टोटल कर दें। ये सिंपल कंट्रोल से दोनों हो जाएंगे सिलेक्ट? हाँ, हाँ जी, ये जो है ना, ये वाली लिस्ट जो है, यहाँ पे आप सिर्फ जब ऐसे क्लिक करते हैं ना तो उसका वो देखें वो ग्रे खत्म हो गया है, इसका मतलब सिलेक्टेड है। कंट्रोल आप मैंने ना जो, भी करें तो हाँ जी, वो जो दो किए ALP है हैं। वहां पे आपको कंट्रोल से करना पड़ेगा। हाँ जी, वो सिंपल वैसे कंट्रोल सही है, ठीक। हाँ जी, वो कंट्रोल प्रेस करके वो जितने भी आप करेंगे वो हो जाएंगे। और फिर वो ये फिर वो आपने जिस सीक्वेंस में इनको प्रेस किया है ना, उसी सीक्वेंस में उसकी सब टोटलिंग करेगा वो। पहले मटेरियल देखेगा, फिर आगे वो शिफ्ट पार्टी देखेगा, जैसे हम देखते हैं ना, कोई ये आमतौर पे सारे यूनिक ही हैं, ठीक है जी। उसकी वो ऑर्डरिंग उस बेस पे हो जाएगी। मैं अगर मतलब पहले ये वाला प्रेस करता हूँ, फिर ये करता हूँ, तो वो सीक्वेंस यही होगा, ये वो इस पार्टी के अंदर सारे वो फिर आएंगे वापस साथ साथ। ऑप्शन डिफरेंट हो गए। ठीक है जी। यहाँ से वो बाकी सॉर्टिंग वगैरह का पैटर्न भी इसी तरह से आप लगा सकते हैं। आइटम व्यू में क्योंकि वो क्वांटिटेटिव अमाउंट थी, तो वहाँ पे हमारे पास टोटल का ऑप्शन भी आ गया था साथ। तो जैसे ही हम क्वांटिटी फेंकते हैं उसको, तो टोटल आ जाता है, हमने क्योंकि क्वांटिटी की यहाँ पे ऐड कर ली थी। हम पहले जो करे थे ये 05, वहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 05 में हम करते हैं ना, वो हमारे पास लिस्ट व्यू था, ये हमारे पास ALV है। यहाँ पे आपने वो भी जो बात की थी ना, वो मल्टीपल अगर करने हो तो वो इस तरह मैं सोल्व टू करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल प्रेस कर रखता हूँ, तो साथ में जो सेकंड करता हूँ ना, वो उसके ऊपर ये ऑप्शन हो जाएगा पहले। लेकिन सब टोटलिंग से पहले जरूरी है मुझे कोई टोटल फील्ड पे टोटल किया हो, फिर ही सब टोटलिंग होगी। मैंने टोटल कर दिया है, अब मैं सोल्ड टू और मटेरियल के ऊपर इसको सब टोटल करता हूँ। जैसे आप किसी टोटल कर देते हैं, फिर आपके पास सब टोटल का बटन अवेलेबल हो जाए। ये आपका लिस्ट व्यू है, यहाँ पे आपका ये मल्टीपल इस तरह से आप इस तरह से ग्रुप कर देता है कि मैंने पहले सोल्ड टू किया था, फिर मैं सोल्ड टू पार्टी किया था, फिर मटेरियल किया था, तो वो एक पार्टी के अंदर जितने मटेरियल्स हैं उनके वाइज फिर ग्रुप कर दिए। ये मेन सब टोटल है, फिर उसके बाद ये अगेन उसके अंदर सब टोटल है। ये इसमें सैम्पलिंग ऑर्डर का क्या प्रोसीजर है? हाँ जी, सैम्पलिंग ऑर्डर का मतलब ये तो सैम्पलिंग, ये जो है ना, हाँ जी, सैम्पलिंग ऑर्डर जो है ना आपके, उनका वो ऑर्डर टाइप बेसिकली अलग हो जाती है। और उसके अंदर फिर आप वो ना उसका आपने क्योंकि उसकी बिलिंग नहीं करनी होती, तो आप उसकी वो सारी सेटिंग उस हिसाब से करते हैं कि वो डिस्पैच होने के ऊपर क्लोज हो जाती है, डिलीवरी बिलिंग रेलिवेंट नहीं होती। कुछ सैंपल तो हम के अगेंस्ट बिलिंग भी करते हैं, वो वो अगर करते हैं रेगुलर तो वो फिर आप उसकी वो प्रोसेस। मल्टीपल टाइप्स कर सकते हैं। आमतौर पे हम सैंपल की बिलिंग नहीं करते, तो हम वो उसकी वो बनाते हैं सीक्वेंसिंग के, ऑर्डर हुआ और उसकी डिस्पैच हमने कर दी पार्टी को, उसकी कॉस्ट हमें बुक हो जाती है, लेकिन हम उसकी वो बिलिंग रेलिवेंसी खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर जब हम बिलिंग रेलिवेंसी खत्म कर देते हैं तो हमारी ये भी जो लिस्ट है ना इधर हमने देखी थी VF04 वाली, उसमें फिर वो नहीं आता। अगर आपने उसको बिलिंग रेलिवेंट किया हुआ है तो फिर वो आपके वो बिलिंग ड्यू लिस्ट में भी आएगा, उसकी बिलिंग भी हो जाएगी, दोनों ऑप्शन अवेलेबल।
क्रेडिट मैनेजमेंट हम इसी में पढ़ेंगे। क्रेडिट मैनेजमेंट जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो यहाँ पे हमारे पास नजर आ रही है ना, ये ओल्ड क्रेडिट मैनेजमेंट है। जैसे हमने इसको भी करने की कोशिश करते हैं, तो इसके अगेंस्ट भी फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक सेपरेट मॉड्यूल एक्टिव हो गया। इसके अंदर अब क्रेडिट मैनेजमेंट होती है। पहले ये एसडी के साथ भी एक था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका फर्स्ट, ये क्रेडिट मैनेजमेंट आपकी ना फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट से अब डील होती है। पहले वो जो ओल्ड वर्जन है आपके, वहाँ पे सेल्स के अंदर ही क्रेडिट मैनेजमेंट अप्लाई होती थी। उसकी वो जो ट्रांजैक्शन जिस तरह से मैंने आपको दिखाई, वो ये लगती थी। लेकिन अब जब आप इसको करने लगते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है कि न्यू फंक्शन एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। ये ओल्ड हो गया, ऑब्सलीट हो गया ये वाला। और कंपैटिबिलिटी पर्पज उन्होंने भी दिया हुआ है। ये PF05 है हमारे पास, लिस्ट ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट्स। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से मतलब ये रिपोर्टिंग एरिया है हमारा, तो हाँ जैसे जी, ये यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह में आ जाती हैं। एक तो हमने देखी थी ना VF04, जिसमें वो जो ड्यू फॉर बिलिंग है वो आ जाती है।
ये है BF05। इसमें जो बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है वो आ जाते हैं, लिस्ट ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट्स। ये इसका भी सिमिलर वैसा ही पैटर्न है जैसे हमने BF05 के अंदर देखा है, और इसके अंदर भी वो सारे फीचर वैसे ही लिस्ट के अवेलेबल हैं आपके पास। टोटल है या सॉर्टिंग है या उसके सब टोटल के ऑप्शंस हैं, सारा कुछ वैसे ही अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, लेआउट आप जो है चूज भी कर सकते हैं। फर्दर आप लिस्ट के अंदर एडिशन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं, इसको आप देखते हुए जो उनसे चाहिए वो रख सकते हैं, बाकी आप इसमें से हाइड भी करा सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा कुछ SD का ओवरऑल साइकिल। केस स्टडी आप लोगों ने शुरू कर दी इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिस के लिए? इसमें कल हमें यूजर मिले, आज उसमें कर नहीं सके, लेकिन इसके बाद करेंगे। चलो कल हाँ जी, आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर। जी ठीक है। आप फिर वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी कोई हाँ और अभी प्रैक्टिस। क्यूरीज हैं अभी तक की तो वो आप पूछ लें, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये उसके बाद। कुछ कुछ क्वेश्चन वो मैंने कहा चैट में थे कुछ, अगर आपने देखे। नहीं, चैट में मैंने देखा है, उसमें एक तो बिलाल ने कहा है कि स्लाइड शेयर कर दें, वो सैफ को थ्रू हो जाएंगी आपको। BF04 मैंने बता दिया है कि बिलिंग ड्यू लिस्ट का है। एजिंग जो है ना, ये हम रिसीवेबल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, एजिंग का ठीक उन्होंने किया है। हाँ जी, ठीक एजिंग हम ना रिसीवेबल्स में देखेंगे वहां पे, क्योंकि बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल का ये टॉपिक है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ठीक है जी, ये उनके यही यही क्यूरीज इसलिए थी। और का कोई सवाल है तो वो कर ले इसमें, काइंडली यार पूछ ले। मैं साहब किसी दिन फिर आपका ना जो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे ना आफ्टर केस स्टडी, तो उसके लिए आप थोड़ा हाँ सा जी, टाइम दीजिए, आधा घंटा, ताकि हम वो पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन पूछें फिर आप उसका आंसर करें। जी जी ठीक है, आप कर लीजिएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर उसके हिसाब से कर लें। थैंक यू। ठीक है जी। ठीक है जी, आज का फिर सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जी जी, थैंक यू। फिर अपना बाकी रिजवान साहब, कल हमने MM शुरू करना है, तो ये अपनी प्रैक्टिस करें सारी साथ साथ, ताकि आपकी जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है, वो साथ साथ रिजॉल्व हो जाए। जी जरूर। चल अब मैं नहीं करते, मैं करता हूँ। थैंक यू। ठीक है जी, फिर आकर सेशन एंड करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके। ओके जी, बात करेंगे।